चल रहा था उसमें क्या बोला जा रहा है कि पहला क्वेश्चन लिखिए कि इफ थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड आर अवेलेबल, देन क्या बोल रहा है, देन 4 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 6 माइक्रोफेराड दे शुड बी कनेक्टेड एज, कि इन लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाना चाहिए। तो पहला बोला जा रहा है कि सभी को कनेक्ट किया जाना चाहिए, ऑल थ्री इन सीरीज। दूसरा बोला जा रहा है ऑल थ्री इन पैरेलल। तीसरा बोला जा रहा है कि 2 इन पैरेलल एंड 1 सीरीज विथ इट। उसका अगला बोला जा रहा है कि 2 इन सीरीज एंड 1 पैरेलल विथ इट। कौन सा लग रहा है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अगर देखिए अभी यूज भी करेंगे तो काम भी आएगा। ऑल थ्री इन सीरीज, तो बोला गया था अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स है, ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज, तो यहां जो C इक्विवेलेंट होता है वो किसके बराबर होता है? तो सीरीज में C बाई n के बराबर होता है, तो ये 4/3 के बराबर इक्वल कैपेसिटेंस है, तो सीधे लिख सकते हैं। अगर सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए कि ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सभी अगर पैरेलल में होते हैं तो ऐसे के लिए जो C इक्विवेलेंट होता है वो n इंटू सी होता है, तो यहाँ पे जोड़े तब भी तो 3 इंटू 4 ये 12 का होगा, ये भी काम का नहीं है। तीसरा कॉम्बिनेशन में बोला जा रहा है कि दो पैरेलल में है, तो ये 1 नंबर और ये 2 नंबर दो पैरेलल में ऐसे है। तीसरा इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ सीरीज में है, तो ये 4 और 4 किसके बराबर हो जाएगा? तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये 8 के बराबर और उसके साथ 4 के बराबर। तो यहाँ पे दूसरा वाला फॉर्मूला था कि बराबर ना हो, दो सीरीज में हो। यहाँ के लिए सीरीज तो रजिस्टर में भी फॉर्मूला बनेगा R1 R2 बाई R1 प्लस R2, तो यहाँ पे सिमिलरली C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ऐसा बताया गया था। तो इसका वैल्यू कितना के बराबर हो जाना चाहिए? तो 8 डिवाइडेड बाई 3, ये भी काम नहीं किया। तो सबसे लास्ट वाला को देखिएगा, तो क्या बोला गया है कि 2 को सीरीज में लगाइए, उसके साथ एक जो लगाइए वो पैरेलल में लगाइए, ये ऑप्शन डी के लिए है। तो 2 सीरीज में है तो ये 4 और 4 है, तो 4 और 4 सीरीज में हो तो जो भी फॉर्मूला लगाना है 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 लगाइए, या 2 इक्वल कैपेसिटर तो कौन सा लगा सकते हैं? C बाई एन भी लगा सकते हैं। तो 2 यहाँ पे सीरीज में है 4/2 2 के बराबर होगा, या C1 C2 बाई C1 प्लस C2 ये भी लगाते हैं तो भी 4 ही, ये 2 के बराबर ही आएगा। तो इसका वैल्यू कितना? 2 के बराबर। तो ये 2 है और यहाँ पे ये 4 है, तो ये दोनों तो पैरेलल में है, तो सीधे क्या हो जाएगा? 6 माइक्रोफेराड का सिंगल कैपेसिटर। तो कौन सा होना चाहिए कि 2 को सीरीज में लगाइए और उसके साथ क्या लगाइए? 1 पैरेलल विथ इट, इसके साथ लगाइए। तो चलिए अगला स्लाइड में चलें। चलिए, नहीं हुआ है यहाँ तो ये समस्या है। बोर्ड में तो तब तो ऐसे हम लोग का स्पीड कम हो जाएगा। बोर्ड में कम से कम फीचर होता था कि इसको मिटा के जब तक सॉल्यूशन कॉपी कर रहे हैं तब तक क्वेश्चन लिखा जा सकता था। चलिए कोई बात नहीं, जो भी है एडजस्ट करना पड़ेगा। नहीं हुआ है, चलिए लिख लीजिए, या फिर ओहो 1 मिनट, यहाँ से लिख पा रहे हैं क्या? तो ऐसे लिखने की कोशिश कीजिए।
हाँ ठीक है, दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है? हाँ। यहाँ से मुझे तो दिख रहा है, मैं भी आप लोग को नहीं दिख रहा, बहुत छोटा दिखाई दे रही थी। चलिए इतना देर में तो कहीं से भी हो गया होगा। चलिए कम कॉपी हो गया। अरे चार्ट हो तो ऐसे ऐसे खड़ा करना है यार रास्ता। हाँ सर, वहाँ ठीक है, व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेजा जाएगा। मैं भी भविष्य में सबको ऐप मिलेगा, ऐप एक मिलेगा टैब, और उसके साथ डॉक्टर जो उनका ऐप रहेगा, उस ऐप में आप सीधे देख सकते हैं जो भी आज का क्लास नोट्स है। चल रहा है अभी, डिजाइनिंग हो रहा है। फिर क्या बोला जा रहा है कि इफ कैपेसिटर नेटवर्क इज एज सोन, तो बहुत सिंपल सिंपल बनाया जा रहा है। देन कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। देखिए क्या बोला जा रहा है, ये एक कैपेसिटर है, इसके साथ ये ऐसे कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, और बीच वाला कैपेसिटर जो है उसका वैल्यू 6 माइक्रोफेराड है, ये 9 है, ये 9 है, ये 9 माइक्रोफेराड ऐसा है। फिर आगे आ रहे हैं, फिर से आपको मिल रहा है 9 9, और यहाँ पे देखिएगा ये 9 माइक्रोफेराड है, ये भी 9 माइक्रोफेराड है, ये 6 माइक्रोफेराड है। फाइनली बोला जा रहा है ये 9 माइक्रोफेराड है और 9 माइक्रोफेराड। तो देखिए बहुत बार क्या बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अक्रॉस ए बी। कहने का मतलब बैटरी यहाँ पे होगा, इसके अलोंग क्या है, इसके अलोंग आपको कैपेसिटेंस निकालना है। जो पॉइंट ए और बी है उसके अलोंग क्या है, उसके अलोंग आपको कैपेसिटेंस निकाल के बताना है। तो ये आपका पॉइंट ए है और ये बी है। तो ऐसा कोई नेटवर्क दिया हुआ है। तो बताइए आंसर बताइए। पहला बोला जा रहा है कि आंसर होना चाहिए 1 माइक्रोफेराड, दूसरा बोला जा रहा है 3 माइक्रोफेराड, तीसरा बोला जा रहा है 6 माइक्रोफेराड, और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है 9 माइक्रोफेराड। तो इसमें से कौन सा होगा? तो देखिए यहाँ पे अगर इधर से देखना चाहे तो शुरुआत में पता नहीं चल रहा है, तो इधर से देखना शुरू करते हैं। आपको बोला गया है बार बार ड्रॉ रिड्रॉ करना पड़ेगा। चाहे तो आप यहाँ पे डायरेक्टली अगर कर पा रहे हैं बिना रिड्रॉ किए भी सीधे सीधे तो बढ़िया है, उसके लिए सफिशिएंट प्रैक्टिस। कैपेसिटर वही बोल रहे हैं, अगर कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आप 20 पर रहे हो तो रजिस्टर में 50 पर होगे, कि रजिस्टर तो इससे भी बड़ा लार्ज होगा टॉपिक। तो वहां भी कम से कम सीरीज पैरेलल पहचानने का तरीका तो एक ही होगा। तो यहाँ पे आइए, तो देखिए 9 9 9, ये तीनों में कोई और रास्ता है भी नहीं, एक ही पॉइंट के क्रॉस 1 बाय 1 कनेक्टेड है। तो ये तीनों आपको कैसे लग रहे हैं, ये तीनों सीरीज में है। तो जो भी फॉर्मूला लगाना है इक्वल के लिए बताया ही गया है कि सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटेंस का कैपेसिटर हो तो C बाई एन होता है 9/3, इसका वैल्यू 3 माइक्रोफेराड के बराबर होगा, जिसको मैंने मार्क करके रखा हुआ है। तो इधर से बाकी तो सब यही रहेगा। यहाँ पे अगर रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखिए 6 माइक्रोफेराड, ऑप्शन कौन सा बोल रहे हैं, बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। तो 6 माइक्रोफेराड यहाँ पे हुआ, और उन तीनों 9 को हटा के जो बचा वो 3 माइक्रोफेराड का ऐसा बच गया। यहाँ पे एक और 9 है, इसके बगल में एक और 9 है, फिर यहाँ पे एक 6 का वैल्यू है, और फिर यहाँ पे क्या है, 2 ठो 9 इस तरीके से। तो देखिए इसको थोड़ा सा छोटा तो कर पाए। अब यहाँ पे देखिए तो थोड़ा फास्ट फास्ट भी करते हैं, कितना बार रिड्रॉ करेंगे, कोई 9 माइक्रोफेराड, ये 6 माइक्रोफेराड, ये भी 9 माइक्रोफेराड, और ये भी 9 माइक्रोफेराड ऐसा है। अब यहां से देखो तो ये 6 और ये 3 किस में लग रहा है, तो ये देख के ही पैरेलल में लग रहा है। जहां कहीं भी दोनों सेम पॉइंट सेम पोटेंशियल पे 6 भी कनेक्टेड है 3 भी कनेक्टेड है, तो इन दोनों का
इन दोनों का जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो कितने का होगा, तो 9 माइक्रोफेराड का होगा। तो यहां से देखिए एक 9 का वो तो बचा हुआ है, 6 और 3 को हटा के एक 9 और बन गया। तो ये 6 और 3 को हटा के यहाँ पे कितना बना, तो पैरेलल में तो C1 प्लस C2 होता है, तो C1 प्लस C2 का वैल्यू किसके बराबर, 6 प्लस 3, इसका वैल्यू 9 के बराबर यहाँ पे होना चाहिए। तो C1 प्लस C2 का वैल्यू देखेंगे यहाँ पे, तो C1 प्लस C2 का वैल्यू यहाँ से अगर निकाले तो C1 प्लस C2 इक्वल टू 3 प्लस 6 मतलब 9 के बराबर ये आ गया। 9 ये हो गया, तो ये 9 जिंदा है। अभी उसके बगल में देखिए तो एक 6 और है, और ये 9 यहाँ पे 2 9 अभी और बैठा हुआ है। तो अब देखो, अब थोड़ा इससे भी फास्ट करते हैं। तो ये 9 माइक्रोफेराड, ये 9 माइक्रोफेराड, तो फिर से देखिए 9 9 9 क्या है, सीरीज में हो रहे हैं। तो 9 9 9 इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो कितना का इक्विवेलेंट देगा, तो 3 माइक्रोफेराड फिर से देगा। और ये जो सीरीज इक्विवेलेंट आया है वो इसके साथ कैसा होना चाहिए, तो ये जो सीरीज आया है इसके साथ पैरेलल होना चाहिए। तो वो अगर इसके साथ पैरेलल है तो सीरीज में जैसे आया 3, तो 6 और 3 का अगर पैरेलल है तो 9 आएगा। फाइनली एक स्टेप और अगर बढ़ेंगे तो इसके बाद क्या होगा, फाइनली एक स्टेप और बढ़ेंगे तो ये देखो 9 माइक्रोफेराड, ये 9 माइक्रोफेराड, ये 9 माइक्रोफेराड। तो फाइनली ए और बी के अलोंग क्या आ गया, फाइनली ए और बी के अलोंग जो फाइनल नेटवर्क है वो ए ऐसा है और बी ऐसा है। यहां से अगर आगे बढ़ते हैं तो यहां से आगे बढ़ेंगे तो देखिए फाइनली क्या होना चाहिए, एक कैपेसिटर ए से बी पे उसका वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 माइक्रोफेराड के बराबर होना चाहिए। तो सीरीज का फॉर्मूला, पैरेलल का फॉर्मूला ये आपका रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद आपको सर्किट में फास्ट फास्ट पहचानना है कि देख के ही लग रहा है ये तीनों सीरीज है, तो यहाँ पे कोई डायरेक्टली भी कर सकता है, ये तीनों सीरीज है उसके साथ 6 पैरेलल है, हो गया। यहाँ तक का हिसाब किताब कर लिए, ये कितना का कंट्रीब्यूशन है, 9 माइक्रोफेराड का। ये तीनों सीरीज में है तो 3, 6 के साथ पैरेलल है, यहाँ तक का हिसाब किताब कर लिए, 9 माइक्रोफेराड का हो गया। उधर तक का सर्किट से मतलब ही नहीं है। फाइनली अगर यहाँ पे देखिएगा तो ये 9 माइक्रोफेराड, ये जो 9 है, ये जो 9 है, तीनों सीरीज में है। तो एक भी डायग्राम पे कर सकते हैं जिनके पास उतना सफिशिएंट प्रैक्टिस है, बाकी ऐसे भी आपको करना पड़ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको हटाया जाए। और कितना कॉपी करेंगे, चलिए हटा दिया जा रहा है इसको। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द कॉम्बिनेशन। तो यहां पे बोला जा रहा है, यहां पे एक चीज और दूसरा चीज एक समझना है कि ये C और C है, इसके साथ यहां पे कनेक्टेड है 2C, फिर इन लोगों के साथ यहां कनेक्टेड है C और यहां पे कनेक्टेड है एक 2C, और फिर ये इधर की ओर जा रहा है। चलिए A और B के बीच में निकालना है। तो पहला बोला जा रहा है कि जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो C के बराबर होना चाहिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। दूसरा बोला जा रहा है 2C के बराबर, तीसरा बोला जा रहा है 4C के बराबर, और सबसे लास्ट बोला जा रहा है, चलिए 5C को ही भी ले लेते हैं, ऑप्शन बी 2C इज करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला बात क्या है कि यह इसको ले रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझना है हम लोगों को, जिसको बोला जाता है क्या, जिसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है, तो जब रजिस्टर पढ़ेंगे तो वहां भी शॉर्ट सर्किट इंपॉर्टेंट होगा। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब क्या होता है कि टर्मिनल्स ऑफ एन एलिमेंट
an element connected by a wire, या इसको दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि बोथ द टर्मिनल्स, कि दोनों के दोनों टर्मिनल जो होंगे, बोथ द टर्मिनल्स एट सेम पोटेंशियल, कि बाद में अभी हम लोग पोटेंशियल से रिड्रॉ करना सीखेंगे। तो यहां क्या बोला जाएगा, देखिए यहां पे बोला जाएगा कि ये वाला एलिमेंट जो है जो शॉर्ट सर्किट हो गया, अगर रजिस्टर होगा तो रजिस्टर में भी, और कैपेसिटर है तो कैपेसिटर में भी, कि शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट इज नॉट कंसीडर्ड इन इक्विवेलेंट कैलकुलेशन। तो शॉर्ट सर्किटेड एलिमेंट जो है वो इक्विवेलेंट के कैलकुलेशन में कभी भी गिनती नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब देखो कि गिनती तो उसी का होगा जो चार्ज रखेगा। यहां पे क्या हुआ होगा, इस एलिमेंट को देखिए, मान लो अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलता हूं, तो ये पॉइंट अगर ए है और यहां का पोटेंशियल ए है, कि ये यहां का पोटेंशियल ए है, तो सिंपली पहले भी जानते हैं कि एक मेटल का सभी पॉइंट बराबर पोटेंशियल पे होता है। तो ये अगर ए है तो ये पॉइंट भी ए ही है। हाँ, पोटेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अभी रीड्रॉ करेंगे तो आप देखेंगे भी कि अगर ये पॉइंट ए है तो ये भी पॉइंट ए है और यहाँ का पोटेंशियल भी ए है। तो इस एलिमेंट के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात की जाए तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है जीरो है तो चार्ज जीरो स्टोर करेगा, कि इसका जो मान लो चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर को कुछ पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए ना जी। यहां अगर 10 वोल्ट लगाते हैं तो यहां आप जीरो लगाते हैं तब ऐसा होगा। इधर से भी दे दो तुम 10 वोल्ट का बैटरी और इधर से भी लगा दो कोई 10 वोल्ट का, कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आया, V इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहां पे क्या होगा, ये सर्किट के कैलकुलेशन में कभी रहेगा ही नहीं। तो जिसको शॉर्ट सर्किट कर दिया गया वो सर्किट के कैलकुलेशन में नहीं रहेगा। अगर यहां पे इक्विवेलेंट सर्किट देखेंगे तो बहुत ही आसान बन चुका है। ये C ये अभी रहेगा, ये C ये भी अभी रहेगा, इनके बगल में जो बैठा है 2C ये भी अभी रहेगा, इनके नीचे में जो बैठा है C ये भी अभी रहेगा। बाकी देखिए इसको क्या किया गया, सर्किट से निकाल दिया जाएगा। जो शॉर्ट सर्किट हो गया उसको सर्किट से निकाल दिया गया। अब कुछ नहीं बचा है। C और C ये दोनों कैसे हैं, तो C और C को देखिए तो ये पैरेलल में है। तो बहुत आसान है, इन दोनों को हटा के जो सिंगल आएगा वो 2C और 2C ऐसा हो गया। ये वाला जो है ये दोनों अब सीरीज में है तो एक सर्किट ऐसा बना। 2C और 2C जब सीरीज में हो, जैसे आपको मन हो वैसे निकालो। दो फॉर्मूला बताया गया है, कैपेसिटेंस बराबर हो तो C/N कीजिए या फिर C1 C2/C1 प्लस C2 सीरीज के लिए। तो यहां से ये देखिएगा C के बराबर ही आएगा ऊपर वाला सर्किट का। नीचे वाला सर्किट देखिए तो वो तो C था ही। ओवरऑल कैपेसिटेंस अब दोनों पैरेलल में है तो किसके बराबर होना चाहिए, तो वो 2C के बराबर होना चाहिए। तो मेन बात आपको क्या समझना था यहाँ पे, इसको शॉर्ट सर्किटिंग बोलते हैं, कि एक को शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। जैसे मान लो अगर कहीं पे ये रजिस्टर है 2 ओम का और यहाँ पे एक रजिस्टर है 3 ओम का, इसको ऐसे किसी वायर से कनेक्ट कर दिया गया इस सर्किट में, और यहाँ पे मान लो 10 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किया गया है, तो ये वाला रजिस्टर में कोई करंट नहीं जाएगा, ये शॉर्ट सर्किट हो चुका है। अगर कोई बोलेगा इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए तो इक्विवेलेंट सर्किट कितना का बनना चाहिए, 2 ओम का एक रजिस्टर कनेक्टेड है 10 वोल्ट के एक बैटरी से। जो भी करंट आएगा वो इस रास्ते से जाएगा ना कि इस रास्ते से जाएगा। जैसे वहां भी
I इक्वल टू V बाय आर होता है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो है, दोनों एंड सेम पोटेंशियल पे है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है शॉर्ट सर्किट। तो ये देखना है कहीं कोई शॉर्ट सर्किट वाला है, जो शॉर्ट सर्किट वाला है उसको हटा दिया जाएगा। चलिए आगे देखा जाए। तो क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सर्किट। देखिए अभी जो नीट में आता है इक्विवेलेंट निकालने, कैपेसिटर तो छोड़िए, रजिस्टर से भी बहुत छोटा सर्किट आता है, पुराने जमाने में आता था, जहां कहीं भी आप देख रहे हैं 20-20 कैपेसिटर, 25-25 कैपेसिटर या 5 कैपेसिटर, 7 कैपेसिटर, प्रैक्टिकली अब वो सब क्वेश्चन आता है नहीं। अब जो क्वेश्चन आता है बहुत ही सिंपल होगा और यहाँ पे आपको थोड़ा सा लॉजिक लगा के, और जो सबसे ज्यादा आता है आजकल वो तो अभी बताया जाएगा। तो ये ए और बी है, तीनों है क्या आपका सी और सी। तो पहला बोला जा रहा है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 3C/2 के बराबर। दूसरा बोला जा रहा है 2C होना चाहिए। तो तीसरा बोला जा रहा है क्या होना चाहिए, 3C हो जाना चाहिए। सबसे लास्ट बोल रहा है 5C/2 इसके बराबर। तो ऑप्शन बी सभी लोग का आ गया। तो देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन नीट में ही आया हुआ है, बहुत ही रिसेंट नीट में जो लास्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट का वो यही है। तो यहाँ पे यही बात देखना है कि अगर ये वाला पॉइंट बी पोटेंशियल है तो ये वाला पॉइंट भी बी पे होगा, ये वाला पॉइंट भी बी पे होगा। तो यहाँ पे ये वाला कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किटेड है। अगर ए से बी आप देखिएगा तो ए से बी एक कैपेसिटर ये वाला सी है और ए से बी दूसरा कैपेसिटर ये वाला सी है। यहां से देखिए तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसके बराबर, तो यहां से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो ए और बी के क्रॉस होगा वो किसके बराबर होगा, तो केवल और केवल 2C के बराबर होगा। ऐसा यहां पे होना चाहिए। तो जहां कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग दिखेगा वहां पे इस तरीके से इसको हटा दीजिएगा, शॉर्ट सर्किट हट जाएगा, उसके बाद जो बचेगा सर्किट उसका इक्विवेलेंट निकाल देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। नहीं हुआ कॉपी कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन को बोला जा सकता है कि ये एक हिस्टोरिकल क्वेश्चन है कि आज से करीब 2 साल पहले जब मैं डॉक्टर जोन में पहली बार आया था तो फर्स्ट डे होता है ना, स्टूडेंट लोग पूछते हैं टीचर से हमको बताइए, तो उसमें पहला क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने। इसलिए ये मुझे याद है कि ये पहला क्वेश्चन डॉक्टर जोन में मैंने यही क्वेश्चन सॉल्व एग्जैक्टली उस समय नीट एग्जाम कंप्लीट ही हुआ था, उसके जस्ट बाद में आया था, मे भी 2021 का, हाँ 21 का नीट जब 2000 का हुआ था, 2021 का। अब कौन लेके आया था उतना तो मुझे याद नहीं है, उस समय के जो स्टूडेंट थे उन लोगों ने पूछा था। हो गया अभी वो, ये तो आप लोग का बैच, ये 3rd अचीवर बैच है मेरा यहाँ पे, इससे पहले 2 बैच कंप्लीट हुआ है, ये तीसरा बैच है। तो इस बार आप ही लोग को इज्जत रखना है भाई, दोनों बैच में 600 प्लस वाले स्टूडेंट सब रहे हैं क्लासरूम से, इस बार भी कोई लेके आना 600, हम लोग का जो बोलते हैं नाक रखना प्रतिष्ठा। चलिए क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो यही बोला गया, अगर 2 पॉइंट के बीच में बोल दिया जाए तो 2 पॉइंट के बीच में बोलने का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों पॉइंट के बीच में ही समझिए बैटरी को कनेक्ट किया जा रहा है। तो पहला कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस, अब कैपेसिटेंस जो भी आएगा सबका सी ही दूंगा मैं। उसके बाद ये दूसरा कैपेसिटर है, फिर उसके बाद एक तीसरा कैपेसिटर ऐसा है। ये वाला पॉइंट को इसको बोला जा रहा है ए, यहां से एक उतारा जा रहा है लाइन और ये यहां पे है। इस वाले पॉइंट को बोला जा रहा है क्या, कि ये वाला पॉइंट है बी और यहां से एक लाइन उतारा जा रहा है और इसको ऐसा कर दिया गया है कि यहाँ पे ये ऐसा है। तो पहला बोल रहा है कि कैपेसिटेंस जो होना चाहिए वो C/3 इसके बराबर होना चाहिए, ऑप्शन यही हो गया। दूसरा होना चाहिए 3C
तीसरा होना चाहिए क्या, 3c/2, सबसे लास्ट 2c/3। बताइए, अब बताइए कौन सा होगा। तो देखिए, जब ऐसा नेटवर्क होगा तो आप ऐसे नहीं निकाल सकते। ऐसे नेटवर्क तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कैपेसिटर में इतना वेराइटी नहीं होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ऐसे नेटवर्क में बी फॉर बॉम्बे इज करेक्ट। तो ऐसे ऑप्शंस में क्या करना पड़ेगा आपको, रीड्रॉ करना पड़ेगा। या तो अलग अलग कलर का पेन यूज कीजिए, जितना भी कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन कर रहे हो। ऐसे तो हम डिफरेंट क्वेश्चन में बोलते हैं कि डायग्राम पे 2 कलर का पेन यूज करो, नहीं तो या तो 2 बार डायग्राम बनाओ। तो मेहनत बताना चाहते हो तो कम से कम 2 कलर यूज कर सकते हैं कि क्या क्वेश्चन में गिवन है और क्या आपको निकालना है। वो उसमें मान लो क्वेश्चन में तो इतना ही डायग्राम दे रहा है। अब हम लोग अगर रीड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, देखो जब कभी भी सर्किट में एक्चुअली होता क्या है कि जब तक एक रजिस्टर ना आए, मान लो रजिस्टर का ये एलिमेंट 10 वोल्ट पे है, आगे करंट में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे तो। बाकी अभी के लिए ये बात समझ लेना है कि कैपेसिटर और रजिस्टर वोल्टेज खाता है, वोल्टेज को कम कर देता है। मान लो इसका कैपेसिटेंस 2 ओम है और इस सर्किट में जो 2 एम्पियर का करंट चल रहा है, तो 10 वोल्ट से घट के पोटेंशियल V = IR जो होता है, ये कहने का मतलब ये है कि 4 वोल्ट से घट के इस पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो 6 वोल्ट के बराबर हो जाएगा। कि जब कभी भी जब पढ़ेंगे, किरचॉफ्स लॉ का मेन थ्योरी ही यही है कि अगर आप किसी कैपेसिटर को पार करोगे, किसी रजिस्टर को पार करोगे तो पोटेंशियल घटता है। बाकी अगर प्लेन वायर है तो यहां तो कोई एलिमेंट नहीं आया, तो अगर ये वाला पॉइंट ए पोटेंशियल पे है, जैसे मान लीजिए कि 5 पिन का पॉइंट ए पोटेंशियल पे है, उसमें अगर आप कोई लोहे का कील डालेंगे तो वो कील भी ए पोटेंशियल पे आ जाएगा। तो ये ए पोटेंशियल वाले सारे पॉइंट है। सिमिलरली यहां पे देखो, अगर ये वाला पॉइंट बी पोटेंशियल पे है तो ये वाला पॉइंट भी बी पोटेंशियल पे है। तो हमको पता चला, अब हम रीड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखिए, इसको माना गया कि ये अपना पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी, पहला कैपेसिटर देखो ए से बी जा रहा है, इसको इधर माना आपने कहीं पॉइंट बी है कि मैं रीड्रॉ कर रहा हूं कि जो जो ए पे था उसको ए मार्क कर दिया कि एक ये ए पे है तो ये भी ए पे होगा क्योंकि प्लेन वायर आया है। ये अगर बी पे है तो ये भी बी पे होगा क्योंकि प्लेन वायर आया है। तो ए से बी में एक कैपेसिटर गिनती हो गया। ए से बी हो या बी से ए हो, फर्क क्या पड़ता है। तो एक और कैपेसिटर का देखिए, ए वाले लाइन पे गिनती हो गया, तो इसका भी गिनती हो गया। तीसरा वाला कैपेसिटर देखो तो ये भी ए से बी ही है। तो जो नेटवर्क आपको दिख रहा था वैसा सच में ये नेटवर्क कैसा है, तो सच में ये नेटवर्क ऐसा है। तो ये भी सी, ये भी सी, ये भी सी, इन सबको काउंट कर दीजिए तो तीनों के तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है। तो बहुत ही आसान है, जोड़ के किसके बराबर हो जाएगा, 3C के बराबर हो जाएगा। तो ऐसा जब भी नेटवर्क दिखेगा, कैपेसिटर से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रजिस्टर में होगा, वहां वहां आपको क्या करना पड़ेगा, वहां आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। हो गया ये वाला रीड्रॉयल। चलिए अगला क्वेश्चन में निकालिए फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये है ए, ये है बी। चलिए इतना ही है, 4 कैपेसिटर है और कैपेसिटेंस आपको बताना है कि कितना के बराबर यहाँ पे कैपेसिटेंस होने वाला है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहला बात यह है कि यहाँ पे अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए जाएंगे
तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स को देख लीजिए। तो ये वाला पॉइंट बी है कि बी के बारे में पता है। मान लो हम लोग क्या बोलते हैं कि ऐसे में आपको हमेशा रीड्रॉ ही करना पड़ेगा, रीड्रॉ करके ही आप बना सकते हो। तो एक नंबर पॉइंट कौन सा है? तो एक पॉइंट है ए, कि ए नाम का एक पॉइंट है, तो उसको मैंने बना लिया कि ए नाम का एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट कौन सा है? तो दूसरा पॉइंट मैंने बना दिया कि ये बी नाम का पॉइंट है। दो पॉइंट के बारे में सूचना है। अब इसमें ढूंढ लो ए कहां कहां है। तो यहां से यहां तक देखो कोई एलिमेंट नहीं आया है, कोई पोटेंशियल नहीं गिरा होगा, तो आपको बताया नहीं है, बट ये भी ए ही है। बी यहां है तो बी यहां है और बी यहां है। देखो यहां पे आप ए से एक कैपेसिटर आगे एक कैपेसिटर इधर चले गए, तो ये और कोई पॉइंट नहीं दिख रहा है। इसको अपनी ओर से मैंने नाम दे दिया कि चलो भाई बीच में कोई सी है। तो ठीक है, बीच में कोई सी भी बना दिया। अब देखो गिनती करना शुरू कीजिए। तो ए से ये वाला तो ए है ही इस साइड पूरा का पूरा, तो ए से सी कैपेसिटर नंबर 1 है। ए से सी एक कैपेसिटर आपने बना दिया कि ये सी वाला पॉइंट था, तो ऐसा इसका गिनती हो गया। ए से सी एक और कैपेसिटर है, ए से सी देखिए आपने एक और कैपेसिटर बना दिया, दोनों का गिनती हो गया, सबका कैपेसिटेंस सी है, पहले ही बोला गया। अब यहां से देखिए आगे बढ़ते हैं। तो बी से सी एक कैपेसिटर है, तो बी से सी आपने एक गिनती करके बना दिया, तो बी से सी भी एक बन गया। फाइनली कौन सा? तो ये ए से बी एक सीधा कैपेसिटर है, तो आपकी मर्जी, आप ऊपर में बनाना चाहते हैं या यहीं पे बना दीजिए। तो ए से बी एक सीधा कैपेसिटर है। देखो जो नेटवर्क ऐसा दिख रहा था वो नेटवर्क कैसा दिख रहा है, अब इस तरीके का कुछ वो नेटवर्क दिख रहा है। चलिए यहां से अब इसको सॉल्व करना है, उसको भूल जाइए। इसको भी सॉल्व करना बहुत ही आसान काम है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो चारों कैपेसिटर का गिनती हो गया। सी और सी, ये दोनों सी कैसे हैं? पैरेलल में है, कि ए से सी दो कैपेसिटर है, तो ए से सी दो पैरेलल में ही हो सकता है, एक तरफ ए है एक तरफ सी है। तो इन दोनों का कैपेसिटेंस किसके बराबर हो गया? तो ए से सी अगर देखिएगा तो यहाँ पे पहला कैपेसिटेंस आया 2C के बराबर। बीच में देखिए एक C नाम का पॉइंट है और B से C के बराबर है। यहाँ पे देखिए एक और कैपेसिटर कितना का है, तो ये भी C है और ये भी C है। इधर वाला A है और इधर वाला B है। कुछ नहीं किया गया है, इन दोनों का इक्विवेलेंट को 2C आपने लिख दिया है ऐसा। अब यहाँ पे देखिए 2C और C जो है, अगर उनके लिए देखिएगा तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालना सबसे बेहतरीन होगा कि C1 C2 बाई C1 प्लस C2। अगर ऐसा करते हैं तो C1 C2 का वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू किसके बराबर? तो ऊपर वाला का कैपेसिटेंस हो जाएगा 2C/3, नीचे वाले का कैपेसिटेंस है C। अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनका कैपेसिटेंस किसके बराबर? तो इनका कैपेसिटेंस यहाँ पे तो आप सीधे सीधे जोड़ सकते हो कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? 2C/3 प्लस किसके बराबर? तो 2C/3 प्लस C इसके बराबर होना चाहिए, कि अब तो दोनों पैरेलल में है। ये कितना के बराबर हो गया? तो 5C/3 इसके बराबर हो गया। तो ऐसे केसेस में क्या करना पड़ेगा आपको? ऐसे केसेस में हमेशा रीड्रॉ करना पड़ेगा। रीड्रॉ करके चेक कर लो, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वही आंसर होगा। तो चलिए रीड्रॉइंग का अगला क्वेश्चन किया जाए। और पहले ही बोला जा रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटर से उम्मीद रखिए कि ऐसा नहीं आए, लेकिन किससे ऐसा आ सकता है? रजिस्टर से ऐसा आ सकता है। तो थोड़ा सा तो ज्ञान कैपेसिटर में ही ले लो जब सर्किट पढ़ ही रहे हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इस बार बताइए आप लोग क्या होना चाहिए आंसर। क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस between A and B। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि ये दोनों पॉइंट है, ये है आपका A
और ये है आपका बी। यहां से एक कैपेसिटर ऐसा गया है, यहां से दूसरा जो कैपेसिटर है वो ऐसा गया है, और इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए बिटवीन ए एंड बी का। चलिए इतना ही का बताइए, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए उसका वैल्यू जो होना चाहिए, तो पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए और बी में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए वो होना चाहिए 2C/3 इसके बराबर। ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होना चाहिए वो 3C के बराबर होना चाहिए। और तीसरा जो बोला जा रहा है, तीसरा बोला जा रहा है जो कैपेसिटेंस होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए, 2C के बराबर होना चाहिए। और सबसे लास्ट बोला जा रहा है केवल C। तो कौन सा आ रहा है, ऑप्शन ए आ रहा है सभी लोगों का। तो यहाँ पे देखिए अगर रीड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी कुछ बात नहीं है, बीच में और बी दे दिया है, तो ऐसा नहीं सोचना है कि क्या दे दिया। नीट में जब पूछा जाएगा पहले ही बोला गया बहुत बड़ा सर्किट नहीं पूछा जाएगा कि वहां पे ऐसा सोच रहे हैं कि 5 कैपेसिटर 8 कैपेसिटर, वैसा क्वेश्चन प्रैक्टिकली अब आता नहीं है। कैपेसिटर 3 से 4 हो गया तो बहुत है, ज्यादा से ज्यादा 5 होगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे देखिए ये सी है, ये सी है और ये सी है, 3 ऐसा है। ये ए और बी तो ऑलरेडी आपको नोन है, 2 पोटेंशियल है। ये वाला पॉइंट ये भी ए होगा, ये वाला पॉइंट ये भी ए होगा। एकमात्र अननोन पॉइंट बीच में लग रहा है। तो सिंस सी कैपेसिटर का ही सिंबल है तो इसको कुछ और नाम दे देते हैं। चलिए इसको नाम दे देते हैं डी। तो अब रीड्रॉ करेंगे तो ये आपका ए वाला पोटेंशियल है, तो ए से मान लीजिए कुछ डी होगा, डी बीच वाला पॉइंट है, कुछ बी होगा। तो यहां से देखिए ए से बी एक भी सीधा सीधा नहीं है। पहला ए से डी, तो ए से डी देखिए कैपेसिटर नंबर 1 इसकी गिनती हो गई। दूसरा भी तो ए से डी है, तो ए से डी कैपेसिटर नंबर 2 इसकी गिनती हो गई। तीसरा को देखिएगा तो कहाँ है, डी से बी कैपेसिटर नंबर 3 का गिनती हो गया सी सी सी। यहाँ पे इनका इक्विवेलेंट कितना, 2C के बराबर। ये 2C किसके साथ, C के साथ कनेक्टेड है। तो क्या किसके बराबर होना चाहिए, ये दोनों अगर सीरीज में है तो 2C इंटू सी डिवाइडेड बाई C प्लस 2C। इसका वैल्यू किसके बराबर आ गया, तो इसका वैल्यू 2/3C इसके बराबर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया। तो जब भी कभी इस तरीके का नेटवर्क दिखे क्या करना है, रीड्रॉ करके निकालने का कोशिश करना है। रीड्रॉ करके निकालेंगे तो इजीली निकल जाएगा। कॉम्बिनेशन से जो लास्ट प्रॉब्लम है उसको देखिए, तो ये भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का ही, जब भी कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं बार बार बोला जा रहा है कि कॉम्बिनेशन का जो सारा बात है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब रजिस्टर पढ़ेंगे तो वो बहुत ही डिटेल में वहां कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो वहीं पे पढ़ा जाता है क्या, व्हीट स्टोन ब्रिज। तो व्हीट स्टोन ब्रिज जो है उसके बारे में भी अगर आपने नहीं सुना हो तो व्हीट स्टोन ब्रिज में सच में 4 रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं या 5 रजिस्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये इस तरीके का कुछ ब्रिज होता है, इसको व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का मतलब क्या है, 5 रजिस्टर्स का ब्रिज होता है, इसी को व्हीट स्टोन ब्रिज बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर ये वाला रजिस्टर का नाम क्या है, ये वाला रजिस्टर का नाम R1 है और ये वाले का नाम R2 है और ये वाले का नाम R3 है और ये वाले का नाम R4 है। तो फिर से व्हीट स्टोन ब्रिज तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ना है, वहां पे बोला क्या जाता है कि अगर R1/R2, अगर R1/R2 जो है वो R3/R4 इसके बराबर हो, कि R1/R2 R3/R4 के बराबर, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब पढ़ेंगे तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है। तो जब ऐसा हो ना तब बोला जाता है नो करंट, क्या, नो करंट थ्रू R5, कि R5 से कोई करंट नहीं जाएगा और इसके बारे में बोला जाएगा रिमूव इट फ्रॉम द सर्किट, कि इसको क्या कीजिए,
सर्किट से हटा दीजिए कि इसको सर्किट में रखने की जरूरत नहीं है। तो वैसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे बोलते हैं। इसको बोला जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज ऑफ कैपेसिटर। तो कॉम्बिनेशन एक कॉमन टॉपिक है। कॉम्बिनेशन के लिए एक बात समझ लीजिए, अगर गलती से आपको 5 कैपेसिटर दिख जाए या 5 रजिस्टर दिख जाए तो एक बार जरूर से चेक कीजिएगा कि कहीं व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। कि अगर गलती से आपको 5 कैपेसिटर दिख जाए या 5 रजिस्टर दिख जाए तो एक बार जरूर चेक करना चाहिए कि कहीं ये व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, जैसे रजिस्टर के लिए ऐसा बोला जाता है कि व्हीट स्टोन ब्रिज का बाय डिफॉल्ट मतलब रजिस्टर होता है, तो कैपेसिटर में क्या बोला जाएगा कि अगर C1/C2 जो है तो यहाँ पे क्या है, R5 को हटा लो। यहाँ पे ये भी बना ही देते हैं कि यहाँ पे देखिए R5 को रिमूव कर दीजिए और अब आराम से इक्विवेलेंट निकालिए कि बीच वाले R5 का कोई महत्व नहीं रह गया। R1 R2 R3 R4, तो बीच वाले R5 का देखिए कोई महत्व नहीं है। वैसे ही यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वैसे ही यहाँ पे बोला जाएगा कि C1/C2 अगर C3/C4 के बराबर है तो यहाँ पे कंडीशन क्या बोला जाएगा, यहाँ पे कंडीशन बोला जाएगा नो चार्ज किस में, नो चार्ज इन C5। और इसके लिए क्या बोला जाएगा, रिमूव C5 फ्रॉम द सर्किट। कि रिमूव C5 फ्रॉम सर्किट, कि इसको सर्किट से हटा दीजिए। बस ये नाम के लिए है, लेकिन इसको जो ये जो कंडीशन है इस कंडीशन को बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है बैलेंस्ड ब्रिज कंडीशन। कि ये तभी आप फॉलो करने वाले हैं जब ब्रिज क्या होगा, जब आपका ब्रिज बैलेंस होगा। तो ये बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में इस तरीके का बात होगा कि जब ओनली एंड ओनली ब्रिज शुड बी बैलेंस। ठीक है। अगर यहाँ पे आप निकालना चाहोगे इस सर्किट के लिए, तो इस सर्किट के लिए देखिए जो बात यहाँ बोला गया कि बीच वाले का कोई रोल नहीं है, इसको हटा दीजिए। तो अब इक्विवेलेंट निकालना बहुत ही आसान हो गया कि देखिए ये दोनों लोग किस में है, तो ये दोनों लोग सीरीज में है और फिर इन दोनों का इक्विवेलेंट, ये दोनों लोग सीरीज में है, इन दोनों का इक्विवेलेंट सब आप निकाल सकते हैं। तो ये बात शुरू में ही बोला गया कि जहां कहीं भी 5 दिखे वहां पे जरूर से चेक कीजिएगा कि या ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस्ड वाला बन रहा है कि नहीं। चलिए इससे आगे देखते हैं, इसको कॉपी कीजिए, उसके बाद इससे आगे चेक किया जाएगा कि बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हटा दिया जाए इसको। तो चलिए आगे क्वेश्चन ही लिखिए। इसमें क्वेश्चन है एक तो ऐसे है, फिर दूसरा आपको रीड्रॉ करना पड़ सकता है। तो क्या बोला जा रहा है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताने के लिए यहाँ पे ये है 8 माइक्रोफेराड और यहाँ पे है 4 माइक्रोफेराड। ये है 10 माइक्रोफेराड और यहाँ पे है 5 माइक्रोफेराड। बस बता दीजिए। बताइए इसका इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए। तो बहुत ही आसान है, बता सकते हैं। इसको बताइए। अगर इसको बता दे रहे हैं
तो इसका अगला क्वेश्चन लिखिए जो थोड़ा सा सोचने वाला है। कैलकुलेट, तो कितना आ रहा है उसको निकाल के बताइए। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो पहला क्या बोला जा रहा है कि यहां से एक पॉइंट जा रहा है और यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो उसकी वैल्यू है 8 माइक्रो फेराड के बराबर, कि यहाँ एक कैपेसिटेंस है जिसका वैल्यू 8 माइक्रो फेराड ऐसा है। फिर क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आ रहा है और इस रास्ते में जो कैपेसिटेंस है वो भी 8 माइक्रो फेराड के बराबर है। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक ऐसा आया है, ये 20 माइक्रो फेराड ऐसा है। ठीक है, इस रास्ते में जो है ये भी 8 माइक्रो फेराड के बराबर है और ये जिस जगह से आया है उस जगह पे यहाँ पे कि ये जिस जगह से आया है कि यहाँ पे जो कैपेसिटेंस होना चाहिए इस पॉइंट पे भी 8 माइक्रो फेराड के बराबर है और ये इस जगह से ऐसा आया है। चलिए, इसके लिए भी निकाल के बताना है कि इसका वैल्यू कितना होगा। इसका आंसर कितना आ रहा है, 6 तो सभी लोगों का आ गया। बीच वाले को क्या है बोला जाता है, बैलेंस ब्रिज का कंडीशन C1/C2 इक्वल टू C3/C4। तो चेक कीजिए, तो C1/C2 इसका वैल्यू 8/4, तो इसका वैल्यू कितना 1/2, तो C3/C4 इसका वैल्यू 10/5 आ गया, यह 10/5 है, तो इसका वैल्यू भी उल्टा लिख दिया गया, क्या 2 होना चाहिए, 1/2 कर दिया गया। और वैसे उल्टा भी मतलब ठीक है, जैसे आया है वैसे ही लिखे। तो ये भी कितना के बराबर आ रहा है, तो ये भी 2 के बराबर आ रहा है। बीच वाले को काट दिया गया, तो ऊपर में देखिए 8 और 4, इसका क्या बच जाना चाहिए, तो ऊपर में 8 और 4 बच जाना चाहिए और नीचे में क्या बच जाना चाहिए, 10 और 5 ऐसे बच जाना चाहिए। तो यहां से देखिएगा, तो 8 × 4 32, 32 डिवाइडेड बाई 12, तो ऊपर में क्या बच जाएगा, तो ऊपर वाला जो ब्रांच होगा उसका वैल्यू कितना के बराबर बच रहा है, 8/3 के बराबर बच रहा है। क्या 50/15, तो इसका वैल्यू किसके बराबर बचेगा, तो 10/3 के बराबर। ये दोनों तो अब पैरेलल में है, तो 18/3 मतलब एक कैपेसिटर कितना का, 6 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर। तो ये बात अगर सभी लोगों को समझ में आ गया, तो जो एग्जाम में आता है वो इस तरीके का सर्किट ना केवल कैपेसिटर के लिए बल्कि रजिस्टर के लिए भी बार बार आया है। तो इस तरीके का सर्किट अगर कैपेसिटर और रजिस्टर के लिए बार बार आ रहा है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके के सर्किट को सॉल्व करने का जो तरीका है इसको बोला जाता है कि रीड्रॉ के टेक्निक से ही ये सॉल्व होगा। तो रीड्रॉ के टेक्निक से कैसे सॉल्व होगा, तो जब भी आपको जो बात बोला गया था वहां पे कि अगर गलती से आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं, 5 कैपेसिटर मिल जाए और 5 रजिस्टर मिल जाए, रजिस्टर में भी सब कुछ डिट्टो जैसा यहां पढ़े हैं वैसा ही पढ़ना है, तो 5 कैपेसिटर मिल जाए या 5 रजिस्टर मिल जाए, तो वहां पे क्या बोलिएगा, एक बार जरूर कोशिश कीजिएगा कि कहीं से व्हीट स्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा है, कि इस चीज को चेक करना बहुत ही जरूरी है। चलिए अब यहां से देखते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज अगर बनने का संभावना है तो कैसे बन सकता है। तो ये वाला पॉइंट को देखिए, तो ये वाला पॉइंट कैसा दिख रहा है, तो ये वाला पॉइंट एक पोटेंशियल ए दिख रहा है कि कोई ए नाम का पॉइंट हो सकता है। ये वाला पॉइंट कौन सा दिख रहा है, तो ये वाला पॉइंट कोई बी दिख रहा है, तो बी भी हो सकता है। अब देखिए ये वाला पॉइंट को मैं कुछ ऐसे ही नाम दे रहा हूं कि ये कोई एक्स दिख रहा है, तो ये वाले पॉइंट को भी कोई नाम दे रहा हूं कि यही 4 तो पॉइंट है इस सिस्टम के पास, कि ये ए है और बी है दोनों कॉर्नर पे, और एक्स और वाई मैंने इन दोनों को नाम दे दिया। तो यहां से देखिए
अगर ए को यहां पे रखते हो तो ए से एक्स एक कैपेसिटर जा रहा है क्या, 8 का जो भी वैल्यू है, तो ए से एक्स एक कैपेसिटर जा रहा है, बहुत बढ़िया। अगर ए से एक्स का गिनती हो गया तो एक्स से बी भी एक जा रहा है क्या, तो एक्स से बी भी जा रहा है। देखिए दूसरा वाला गिनती भी हो गया एक्स से बी, कि ए इधर बी उधर, ऐसा ही। तो एक्स से बी कौन गया था, एक्स से बी ये गया था, इसकी गिनती भी हो गया। अब देखो ए से एक अन्य पॉइंट है वाई, वहां भी कोई कैपेसिटर जा रहा है क्या, तो ए से देखिए वाई पे एक कैपेसिटर तो जा रहा है, ए से वाई, इसका भी गिनती हो गया। फाइनली वाई से बी भी एक कैपेसिटर है क्या, तो हाँ y से b भी एक कैपेसिटर है, तो देखिए y से b भी एक गिनती हो गया। फिर उसके बाद क्या है कि x से y यहां भी एक कैपेसिटर जा रहा है क्या, हाँ x से y भी यहां पे भी एक कैपेसिटर जा रहा है। जब सभी कैपेसिटेंस बराबर हो तो ऐसे ब्रिज को हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये बैलेंस ही नहीं है, ये तो सुपर बैलेंस काइंड ऑफ ब्रिज है, कि सभी के सभी अगर बराबर ही हो गए हैं तो 8/8 C1/C2 ये भी 1, C3/C4 ये भी 1, तो दोनों तरफ तो बराबर ही आ रहा है। तो ये वाला कैपेसिटर, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं कि ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये बैलेंस्ड ब्रिज के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस होता है तो बीच वाले कैपेसिटर के बारे में क्या बोलते हैं कि बैलेंस ब्रिज के केस में बीच वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं होता है। तो बीच वाले कैपेसिटर का कोई रोल नहीं है, तो अब तो आसान हो गया है, इसको हटाया जाए तो इसको हटा के बहुत ही आसानी से इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। ऊपर में 8 और 8 इक्विवेलेंट भी क्या होगा, 8 के बराबर ही होगा क्या, कि ऊपर में 8/8 का एक ब्रांच, नीचे में 8/8 का एक ब्रांच, देख लेते हैं आ जाएगा। अभी हटाया जाए इसको। तो अगला वाला में देखिए बचा क्या, तो बीच वाले को हटा दोगे तो ऊपर में 1/8 यहां बचा है और 1/8 यहां बचा है। फिर यहां पे देखिएगा तो नीचे में भी 8 और 8 इस तरीके से बचा हुआ है। ये आपका पॉइंट ए था, ये आपका बी था, एक्स से वाई जो था वो तो क्या हो चुका है, गायब हो चुका है, क्योंकि बैलेंस ब्रिज है। अब ये 8 और 8 किसके बराबर, तो दोनों जो भी फॉर्मूला लगाइए 8 × 8/8 + 8 ये लगाइए, या C/n भी बोला गया है वो लगाइए, ये 4 के बराबर। यहां भी वही तो बात है, 8 और 8 का 4 के बराबर। फाइनली 4 और 4 किसके बराबर हो जाएगा, तो फाइनली 4 और 4 8 के बराबर। तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 के बराबर आया। तो यही बात बोला जाता है कि जहां कहीं भी 5 दिख रहा है तो एक बार जरूर सोचिएगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज बन सकता है क्या, अगर बन जा रहा है तो बना दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन लास्ट कीजिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कॉम्बिनेशन में, कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा दिखना चाहिए, शेप वगैरह बना दे ट्रायंगल वगैरह का, तो उससे डरना नहीं है कि ट्रायंगल हो गया है। रजिस्टर हो गया, प्रैक्टिस से होता है, कभी कैपेसिटर रजिस्टर बन जाता है। चलिए कैपेसिटर ही रहने देते हैं। तो ये पहला कैपेसिटर है, ये दूसरा ऐसा कैपेसिटर है, ये तीसरा ऐसा कैपेसिटर है, और यहाँ से यहाँ एक, बन जाने दीजिए फिर आप लोग बनाइएगा। रजिस्टर थोड़ा सीधा सीधा बना, ये यहाँ से यहाँ ये वाला बना, फिर उसके बाद इसलिए बोला पहले बन जाने दो। चलिए ये है आपका ए और ये है आपका बी, तो क्या होना चाहिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसमें बताइए, ए और बी के बीच में। दिखाई नहीं दे रहा है, ये लीजिए देख लीजिए, थोड़ा ज्यादा ही कॉर्नर में हो गया क्या। क्या होना चाहिए ए और बी के बीच में, सी। क्यों 5 कैपेसिटर दिख गया तो मान लिया व्हीटस्टोन ब्रिज ही होगा। चलिए बताइए कोई और ऑप्शंस जिसको दिख रहा है, कोई और बोलना चाहे कि ए और बी के बीच में, मान लो ए को अगर ऐसा नहीं लग रहा है, थोड़ा और इसका मुंह को बढ़ा दीजिए कि
पॉइंट ए जो है कि ये है अपना ए और ये है अपना बी। चलिए ऐसा दिखेगा तो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड। तो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, क्योंकि लग रहा 5 कैपेसिटर पड़ रहे हैं, बैलेंस ब्रिज होगा इसलिए, या ड्रॉ किए हैं सब सी है तो सी ही होगा, ऐसा कोई बात नहीं होता है। सब सी है तो सी ही होगा, ये कोई जरूरी थोड़ी है। तो बताइए, अगर आपको लग रहा है कि सब सी है तो सी ही होगा, तो एक को बदल दे क्या? चलिए, अगर आप बोल रहे हैं सब सी होगा तो एक को बदल देते हैं। चलिए, आपको बस एक 2 लिखना है पीछे में। चलिए, अब आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसको मैंने 2C कर दिया, बाकी सब सी है, वो 2C हो गया। अब भी सी होगा चलिए, सी डोमिनेटिंग है। तो ऐसा नहीं होता है, ये जो है तो आपको क्या बताया गया है, जब 5 दिख जाए तो 3 2 5 हो रहा है, 2C रहने दीजिए उसको, तो 3 2 5 हो रहा है, तो 2 पॉइंट का पोटेंशियल देखो नोन है कि ये वाला बी है तो ये बी है, ये वाला ए है तो ये ए है, ये बात पता चल गया। ये एक नया पॉइंट है, अननोन पॉइंट है, तो पिछले बार जैसे इसको नाम दिए थे एक्स, वो नाम दे दीजिए। यहां पे भी ए से जा रहे हैं, कैपेसिटर मिल रहा है, पोटेंशियल गिरना चाहिए, तो इसको नाम दे दीजिए वाई, कि ये एक्स और वाई ऐसा हो गया। तो हम लोग जैसे अगर इसको रिड्रॉ करते हैं तो रिड्रॉ करने से क्या होता है, सबसे पहले आपने एक्स नाम का पॉइंट बनाया कि ये एक्स है, फिर उसके बाद इसको, सॉरी पहले ए बनना चाहिए, सबसे पहले आपने ए नाम का पॉइंट बनाया कि ए और बी के अलोंग ही तो कैपेसिटेंस निकाल रहे, एक्स और वाई तो आपने दिया है, तो ए नाम का आपने पॉइंट बनाया। तो देखो, ए से एक्स एक कैपेसिटर जाता है, गिनती कर दीजिए, ए से एक्स एक कैपेसिटर चला गया। ए से वाई एक कैपेसिटर जाता है, गिनती कर दीजिए, ए से वाई एक कैपेसिटर चला गया, ए से एक्स और वाई का रास्ता खत्म हो गया। देखो, वाई से बी जाता है तो वाई से बी वाले का गिनती कीजिएगा, तो y से b वाले का गिनती हुआ, देखिए एक और कैपेसिटर हो गया, y से b का गिनती। फिर उसके बाद x से b का गिनती, तो x से b का गिनती हो गया, एक और कैपेसिटर हो गया, तो इसका भी गिनती हो गया। फाइनली बचा क्या है, x से y, तो x से y का गिनती हो गया। देखिए, सारा कैपेसिटर्स को आपने गिन दिया है। अब यहाँ पे कोई बोलेगा कि भाई इक्विवेलेंट निकालने हो गया, ये तो बैलेंस ब्रिज है कि ये C, ये भी C, ये भी C और ये भी C, और बीच में क्या है, तो बीच में 2C है। तो यहाँ पे ऐसे ब्रिज में जिसमें सब बराबर हो तो ये बैलेंस नहीं, एक जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन होगा, वहां का व्हीटस्टोन ब्रिज, एक दिन लगेगा व्हीटस्टोन ब्रिज को डिस्कस करने में, और उसका बहुत सारा एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज का वहां पे। यहाँ पे बस इक्विवेलेंट निकालने के लिए बोलते हैं, जैसा करंट में होता है वैसे यहाँ पे भी बैलेंस्ड ब्रिज का कंडीशन होता है। एक बार अगर ब्रिज बैलेंस हो गया तो ऊपर के ब्रांच में देखिए इसको गायब कर देना है, तो ऊपर के ब्रांच में क्या बच गया, सी और सी बच गया, तो उसका C/2 होना चाहिए। नीचे के ब्रांच में भी, तो यहाँ पे ऊपर के ब्रांच में C/2, नीचे के ब्रांच में C/2। अब जो ये दोनों है, ये दोनों अब कैसे हैं, पैरेलल में है, तो इक्विवेलेंट किसके बराबर होना चाहिए, सी के बराबर होना चाहिए, कि ये यहाँ का इक्विवेलेंट होगा। चलिए, एक लास्ट बात है कैपेसिटेंस से, तो अभी तक नीट में नहीं आया है, तो ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करे कि नहीं ही आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको हटा दिया जाए, तो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है क्या, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर का मतलब क्या हुआ, कि कोई चीज खुद को रिपीट करते रहे। तो पहले क्वेश्चन ही देख लीजिए, देखो ये आपका 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, ये आपका 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, और ये आपका 2 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है, और ये आपका 1 माइक्रोफेराड कैपेसिटर है। ठीक है, ये आपका ऐसा है, तो इनफाइनाइट लैडर कहने का मतलब ये है, यही चीज अब रिपीट हो रहा है, जहां तक आप सोच सकते हो वहां तक क्या हो रहा है, वहां तक इसी चीज का रिपीटेशन हो रहा है, कि ये 2 माइक्रोफेराड, सॉरी ये 1 था, ये 1 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड और 2 माइक्रोफेराड खुद को रिपीट कर रहा है, कि ये 2 माइक्रोफेराड है। एक दो मैं और बना दे रहा हूं, ये 1, ये 2, ये 1, आप जहां तक सोच सकते हैं यहां तक ये लैडर जो है, इसी को इनफाइनाइट लैडर बोलते हैं, कि ये इस तरीके से बढ़ते जा रहा है जहां तक आप सोच सको वहां तक। तो देखो, इनफाइनाइट लैडर में
फिर रजिस्टर में भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन होगा, इनफाइनाइट रजिस्टर होगा। तो इनफाइनाइट लैडर को डील करने का तरीका क्या है कि यहाँ पे आप ये मानो समझो कि समुद्र में से एक लोटा पानी आप निकाल लो, एक बाल्टी निकाल लो या एक बाल्टी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता है। तो इस पूरे सिस्टम का जो कैपेसिटेंस है उसमें अगर एक यूनिट, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पहचानना होता है इनफाइनाइट लैडर में कि रिपीटिंग यूनिट क्या है, कि कौन सा यूनिट है जो खुद को रिपीट कर रहा है। तो यहां पे क्या माना जाएगा कि अगर आपका पूरे सर्किट का इन जो क्या है कैपेसिटेंस C है, तो एक रिपीटिंग यूनिट और जोड़ दोगे तो भी उसका कैपेसिटेंस C ही होगा। तो देखो अगर पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस आप C मानते हो कि C इज कैपेसिटेंस किसका, कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर की जो इनफाइनाइट सीढ़ी है उसका कैपेसिटेंस अगर C है, तो C क्या, C प्लस 1 रिपीटिंग यूनिट, कि C में अगर एक रिपीटिंग यूनिट जोड़ दे, अभी तरीका देखेंगे कि C में आप क्या करें, C में अगर एक रिपीटिंग यूनिट को जोड़ दे तो C प्लस 1 रिपीटिंग यूनिट, इसका भी कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, इसका भी कैपेसिटेंस होना चाहिए, कैपेसिटेंस C के बराबर ही होगा। इसका भी क्या, अगर एक रिपीटिंग यूनिट को आप जोड़ दे तो उसका भी क्या होगा, कैपेसिटेंस C के बराबर ही होगा। कहने का मतलब क्या है, देखो क्या कीजिएगा, जो रिपीटिंग यूनिट बच गया तो सभी को हटा दो। तो यहां रिपीटिंग यूनिट देखो तो 112 112 112 ये ऐसा रिपीट हो रहा है। तो एक रिपीटिंग यूनिट को छोड़ दीजिए, 1 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, उसके बाद सॉरी जैसा बना है वैसा बनाइए, 1 माइक्रोफेराड, उसके बाद 2 माइक्रोफेराड, और उसके बाद कौन सा, तो उसके बाद देखिएगा तो ये वाला 1 माइक्रोफेराड। इसको जिंदा रखा एक रिपीटिंग यूनिट को। अगर पूरे बचे हुए यूनिट का कैपेसिटेंस C था तो इनका जो कंबाइंड कैपेसिटेंस होगा वो भी किसके बराबर होगा, वो भी C के बराबर होगा। यही यहां पे कॉन्सेप्ट है कि जहां कहीं भी इनफाइनाइट लैडर हो, अभी एक करेंगे इसके बाद एक और करेंगे, दो प्रॉब्लम में आपको समझना है कि यहां पे अगर मान लो यही बात बोला जा रहा है कि अगर पूरे सर्किट का मान लो C है तो इनफाइनाइट है, एक यूनिट बढ़ा देंगे तो भी तो C ही होना चाहिए। तो अगर इनफाइनाइट लैडर का C है, एक रिपीटिंग यूनिट और बढ़ जाए तो भी C ही होगा, इसका कैपेसिटेंस C है। इसी से यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। तो देखिए अगला लाइन में इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे क्या हटा दिया जाए। चलिए हटा दिया जा रहा थोड़ी देर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इसको हटाते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या बच गया कि ये है आपका 1 माइक्रोफेराड, इसके बगल में है ये आपका 2 माइक्रोफेराड, और इसके बगल में क्या है 1 माइक्रोफेराड एक और है। ठीक है, इन लोगों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे देखो ये एक C है। तो सबसे पहले C प्लस 2 कर लेंगे। तो देखिए क्या बोला जा रहा है कि 1 माइक्रोफेराड, और ये दोनों पैरेलल में थे तो C प्लस 2 माइक्रोफेराड और 1 माइक्रोफेराड, इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होना चाहिए, इन तीनों का इक्विवेलेंट किसके बराबर, C के बराबर होता है। यही तो बोला जा रहा है कि इसको जो आपका 1 रिपीटिंग यूनिट प्लस टोटल, वो टोटल के बराबर ही होगा। तो यहाँ पे इन तीनों का इक्विवेलेंट देखिए तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इसके बराबर होना चाहिए। तो ये यहाँ पे देखिए 1/C3 ऐसा। इन तीनों को मिला के भी बोला ही गया है कि इस पूरे का ही C होगा, तो इन तीनों को मिला के C होना चाहिए 1/C। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/1
प्लस 1/1 प्लस किसके बराबर 1/c+2 इसके बराबर यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ से देखिएगा तो ये 1/c बच रहा है, यहाँ पे देखो तो एलसीएम क्या बचेगा, तो एलसीएम c+2 बचेगा। ऊपर में देखिए तो c+2, फिर एक बार क्या बचेगा, फिर एक बार बचेगा c+2, फाइनली क्या बच गया 1। तो 1/c इधर देखिए हमेशा एक क्वाड्रेटिक बनेगा, फिक्स है। 1/c यहाँ पे क्या बचेगा 2c प्लस किसके बराबर बच रहा है 5 के बराबर, डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए c+2 इसके बराबर। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करके इधर की ओर चला गया कितना c+2, यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा 2c² प्लस 5c इसके बराबर। अब इसको फिर से अरेंज कीजिए तो पहला टर्म कौन सा है, तो पहला टर्म है आपका 2c², दूसरा टर्म देखो 5c में से 1c आके घट गया तो कितना बचा जी 4c - 2। कैसे निकालते हैं, इन सबको निकाल सकते हैं, c कॉमन भी दिख रहा है तो c² प्लस 2 कॉमन दिख रहा है प्लस 2c - 1, इसका वैल्यू 0 के बराबर आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए तो सॉल्व कैसे होता था -b प्लस -b² मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, पहले ही 4 लिख दिया गया। तो -b प्लस माइनस पढ़े होंगे क्या होता है जी b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर आपको सीधे सीधे रूट मिल जा रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल रहा है तो ऐसे करना पड़ेगा। सीधे सीधे मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है सीधे सीधे, तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस माइनस तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ -4ac, तो -4ac करेंगे तो किसके बराबर आ रहा है माइनस प्लस हो जाएगा ना जी, एक माइनस यहाँ पे है और 4ac करेंगे तो उसका वैल्यू -4 होगा, करके देखिए। डिवाइडेड बाय क्या 2 इंटू किसके बराबर 1 के बराबर। तो यहाँ पे देखिए -2 प्लस माइनस 2√2 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा बच रहा है क्या। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शंस कौन आ रहा है, तो दो ऑप्शन आ रहा है। पहला ऑप्शन आ रहा है आपका -1 -√2, ये एक ऑप्शन है। सी का वैल्यू चलिए इधर लिख दे रहे हैं इससे आगे का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से इससे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे जो रूट आया है वहां से आप दोनों चीज आ सकता है कि दो रूट होते हैं ना जी क्वाड्रेटिक के, तो C1 का वैल्यू देखिए तो -1 -√2 एक ऐसा हो सकता है, या क्या हो सकता है -1 प्लस √2, तो ये होगा √2 - 1। ये वाला सही होना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला क्या है, ये वाला पॉजिटिव रूट है। कैपेसिटेंस कभी निगेटिव होता है क्या, कभी कैपेसिटेंस निगेटिव नहीं हो सकता, तो ये ऐसा होगा। तो इनफाइनाइट लैडर का टेक्निक क्या था, सबको हटा दो, एक रखो रिपीटिंग यूनिट, और अगर सबका सी था तो एक रिपीटिंग यूनिट प्लस सी भी क्या होगा, सी ही होगा। जैसे आपको ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि समुद्र से एक बाल्टी पानी निकाल लेने से घट नहीं जाएगा, या आप एक बाल्टी पानी घर से आके डाल दोगे तो समुद्र में बढ़ नहीं जाएगा। तो अगर पूरे लैडर का कैपेसिटेंस सी था, आपने एक यूनिट और बढ़ाया तो भी कैपेसिटेंस सी हुआ, यही तो टेक्निक है। उसके बाद तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखाया गया। कब सीखे जी 9-10 में, उससे भी पहले सिखा देते हैं आजकल तो 7 क्लास में। हाँ, तो जो भी क्लास में सीखे हो उससे आगे अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो बोलिए। चलिए एक और लेडर का आप लोग बना के दिखाइए। यहां बना के दिखाना चाहते हैं क्या कोई, हाँ कोई है जो यहां बना के दिखाना चाहे तो उनको भी मौका दिया जाएगा। वॉलंटियर्स तो हमारे 9-10 क्लास में एक मैथमेटिक्स के टीचर थे, वो हर दिन किसी ना किसी स्टूडेंट को बुला लेते थे बोर्ड पे और पीछे से उससे लिखवाते थे, मतलब खुद भी सॉल्व करवा रहे हैं ना तो उससे लिखवाते रहते थे। सब टीचर का अपना अपना टेक्निक होता है, किसी दिन आप लोग को ही बुलाया जाएगा। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 माइक्रोफेराड का रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस में बड़ा कंफ्यूजन हो रहा। तो दोनों जगह जब रजिस्टर आएगा तब भी वहां इनफाइनाइट लैडर होगा, कॉन्सेप्ट यही होगा। 1 माइक्रोफेराड 3 माइक्रोफेराड ये आपका ए है,
ये आपका बी है। यही चीज रिपीट हो रहा है, 1 माइक्रोफेराड, 3 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड, फिर उसके बाद क्या 3 माइक्रोफेराड। चलिए एक बार और बना देते हैं, 1 माइक्रोफेराड, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 3 माइक्रोफेराड। ये चीज़ इनफाइनाइट लैडर है, में भी आपको दे देगा, ऐसा इन्फिनिटी तक जा रहा है, या ऐसे डॉटेड भी दिखा दिया तो जा रहा है। देखो अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला है, तो अभी अभी हम लोगों ने बोला है, ऐसा लग रहा है ये रुका हुआ है, क्यों कैमरा क्यों रुक गया जी, कब से यही पे है, कहाँ गया वो अपना बॉस? टाइम हो गया क्या? टाइम तो अभी बाकी है नहीं वो अभी ये इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान रुका है, उससे पहले चल रहा था मे भी, अब वो जाने। चलिए यहाँ पे क्या बोला जाए, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हम लोगों का कॉन्सेप्ट था कि रिपीटिंग यूनिट को पकड़िए, तो ये देखिए ये हर जगह क्या हो रहा है, तो ये वाला यूनिट जो है हर जगह रिपीट हो रहा है। तो क्या बोला जाता है, एक रिपीटिंग यूनिट को जिंदा रखो, तो एक रिपीटिंग यूनिट को क्या किया गया, एक रिपीटिंग यूनिट को जिंदा रखा गया। फिर क्या बोला गया कि अगर पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस C के बराबर रहा होगा तो ये रिपीटिंग यूनिट प्लस एक और, मतलब ये पूरा सर्किट प्लस एक और रिपीटिंग यूनिट वो भी C के बराबर ही होगा। इतना सा ही तो बात है। तो यहां पे देखिए ये A है, तो A पे कितना है 1 माइक्रोफेराड, ये दोनों तो किसके में थे, ये दोनों तो पैरेलल में थे, तो किसके बराबर हो गया, तो 3 प्लस C के बराबर हो गया। तो 1 माइक्रोफेराड ये 3 प्लस C, इनका इक्विवेलेंट भी क्या होना चाहिए, C के बराबर ही होना चाहिए। तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो 1 बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 होना चाहिए। यही बोला गया कि पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस है प्लस 1 रिपीटिंग यूनिट वो भी C के बराबर ही होगा। तो ये पूरे सर्किट का 1 बाई सी, 1 बाई C1, तो पहला वाला तो 1 बाई 1 है, पहला दूसरा वाला क्या हो जाएगा 1 बाई 3 प्लस सी। तो 1 बाई सी इक्वल टू देखिए नीचे में 3 प्लस सी बचेगा, ऊपर में कितना हो जाना चाहिए, इसको सॉल्व कीजिए, ऊपर में C प्लस 4 ऐसा बचेगा। इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कीजिएगा, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने से देखिए, तो यहाँ पे इससे आगे अगर बढ़ाते हैं, यही कर देते हैं, तो इससे आगे बढ़ाइएगा तो C स्क्वायर प्लस 4C, इसका वैल्यू जो होना चाहिए वो 3 प्लस C इसके बराबर। तो C स्क्वायर प्लस 3C माइनस किसका, माइनस 3 का वैल्यू, कि 3 स्क्वायर प्लस 3C माइनस 3, इसका वैल्यू 0 के बराबर है। अब आपकी मर्जी, आप सॉल्व कर लो किसके लिए, C के लिए। C का एक निगेटिव वैल्यू आएगा जिसको इग्नोर कर देना, C का जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उसको आंसर बना दीजिएगा। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट ये समझना है कि अगर पूरे सर्किट का C है तो C प्लस 1 रिपीटिंग यूनिट उसका भी इक्विवेलेंट क्या होगा, C के बराबर ही होगा। कि एक बढ़ाने या एक घटाने से कभी भी सर्किट का प्रॉपर्टी जो है वो चेंज नहीं होगा, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। तो कॉम्बिनेशन का जो कैपेसिटर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े हैं वो ऑलरेडी कैपेसिटर के लिए ज्यादा पढ़ लिए हैं, कि इसमें से बहुत सारा बात ऐसा है जो रजिस्टर में पढ़ना था लेकिन पढ़ ही रहे हैं, तो यहाँ पे इतना पढ़ लिए, तो रजिस्टर में जो होगा वो आपका काम क्या हो जाएगा, और आसान हो जाएगा। तो इसको हटा दिया जाए। तो चलिए अगला जो बात है वो क्या है कि अब कॉम्बिनेशन में थोड़ा लोग डिफिकल्टी पाते हैं, बहुत सारे लोग को अच्छा भी लगता है कॉम्बिनेशन। तो अगला जो बात है कि इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर्स, कि अब हम लोगों का ये टॉपिक है इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक, उसके बाद आपका टॉपिक होगा चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर खत्म हो जाएगा। तो इंसर्शन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या है
कि अभी तक हम लोग जो पढ़े थे या जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज किया था, तो उसको हम लोगों ने एयर फील्ड माना था कि कैपेसिटर के बीच में या तो एयर फील्ड है नहीं तो वैक्यूम है। तो कैपेसिटर के बीच में अगर एयर फील्ड है या फिर वैक्यूम है, तो जो कैपेसिटेंस होता है इसको अब सी नॉट बोल दिया जाएगा। कि सी नॉट का मतलब क्या है कि कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में अभी एयर या वैक्यूम है, तो कैपेसिटेंस इतना के बराबर होता है। देखो डाई इलेक्ट्रिक क्या होते हैं, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं जिनके पास क्या होता है कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल कहने का मतलब क्या है कि इनके पास जो होता है वो एटॉमिक डाइपोल्स आर प्रेजेंट। कि एटॉमिक डाइपोल्स जो होते हैं वो इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये डाई इलेक्ट्रिक्स के अंदर एटॉमिक डाइपोल्स जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है इनके अंदर। लेकिन क्या है कि ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, कि उनके अंदर कोई ओरिएंटेशन नहीं है, तो ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन दी नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। कि इनका जो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है। कहने का मतलब क्या है कि इनके अंदर जो एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट है, नेट डाइपोल मूवमेंट इज जीरो। तो इसका मतलब समझिए कि यहां पे अगर इस तरीके का कोई डाई इलेक्ट्रिक है तो इसके अंदर एटॉमिक डाइपोल प्रेजेंट्स हैं। जैसे मान लीजिए जो भी कुछ हो सकता है, प्लस माइनस, माइनस प्लस, प्लस माइनस, तो ये सारे के सारे में कोई ओरिएंटेशन का ये अभी ठिकाना नहीं है। कोई ऐसे है कोई ऐसे है, तो रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से इनके अंदर का माइनस प्लस है, जहां कहीं भी है नहीं दिख रहा है तो इनके अंदर का जो है रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से कोई डाइपोल मूवमेंट नहीं है। फिर क्या बोला जाएगा कि जब इनके ऊपर क्या होगा कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, कि बाहर से किसी ने फील्ड अप्लाई कर दिया है डाई इलेक्ट्रिक के ऊपर। अभी देखेंगे मेटल के ऊपर फील्ड अप्लाई करते थे, बोलते थे मेटल के अंदर फील्ड जाएगा ही नहीं, मेटल के अंदर फील्ड जीरो ही होता है। क्यों होता है वो भी देख लेंगे। तो व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड, जब एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई होगा तो क्या होगा, अप्लाइड दी डाइपोल गेट्स अलाइंड, कि डाइपोल क्या होंगे, अलाइन हो जाएंगे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। कि जब बाहर से आप क्या करेंगे, डाइपोल के ऊपर लगाएंगे आप, कि फील्ड लगाया जा रहा है, तो ये डाइपोल्स क्या करेंगे, फील्ड के डायरेक्शन में खुद को अलाइन कर लेंगे। तो पहला बात था डाई इलेक्ट्रिक। मान लीजिए ग्लास का स्लैब भी डाई इलेक्ट्रिक होता है, तो वो जब तक बाहर से कोई फील्ड नहीं है, एक डाई इलेक्ट्रिक तो है लेकिन कोई मोटिवेशन नहीं है, सारे डाइपोल रेंडमली ओरिएंटेड है, नेट डाइपोल मूवमेंट जीरो है। लेकिन जब उसको मोटिवेशन मिला, तो मोटिवेशन मिलने की वजह से क्या होगा, मान लीजिए बाहर से आपने ई नॉट नाम का एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया है। तो ई नॉट नाम के एक्सटर्नल फील्ड के अप्लाई करने से क्या होता है, समझिए कि ये जो डाई इलेक्ट्रिक है इसके मेटल्स के पास मोटिवेशन आ गया। तो ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो फील्ड से कौन सा चार्ज दूर रहता है, पॉजिटिव चार्ज फील्ड की ओर बढ़ेगा, तो वो ऐसा हो जाएगा। यहां पे देखिए अब इसके मॉलिक्यूल्स के ऊपर मोटिवेशन आ गया है और ये क्या हो जाएंगे, ये इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे, खुद को ये ऐसे अलाइन कर लेंगे कि इनके ऊपर। तो अलाइनमेंट हुआ क्यों, अलाइनमेंट इसीलिए हुआ कि जो सब डाइपोल तिरछा था वो अलग हो गया। अब देखो क्या बोला जाता है कि ड्यू टू द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल्स, दी या
देयर, चलिए दूसरा लैंग्वेज में, ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स अ वीक फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन of the applied field is created, which reduces the value of field inside डाइइलेक्ट्रिक। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको समझना है। देखो, अगर ये डाइइलेक्ट्रिक है, अगर ऐसा एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट किया गया है, तो ये क्या होगा, डाइइलेक्ट्रिक के अंदर एक फील्ड क्रिएट होगा जिसको मैं ईके बोल रहा हूं कि ईके क्या है, ईके है फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू किसके कारण, तो ईके जो है आपका, ईके जो है वो है फील्ड क्रिएटेड बाय डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक इतना का फील्ड क्रिएट करेगा। तो देखो, अब जो नेट फील्ड होना चाहिए वो दोनों के रिजल्ट के कारण होगा। तो अब देखिए, वो पॉइंट बस समझने के लिए था, क्यों कम हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ओवरऑल फील्ड इनसाइड द डाइइलेक्ट्रिक, अगर बाहर से ई नॉट फील्ड क्रिएट किया गया है, तो डाइइलेक्ट्रिक के अंदर में जो फील्ड होगा वो ई नॉट डिवाइडेड बाई के होगा, कि डाइइलेक्ट्रिक के अंदर जो ओवरऑल फील्ड होगा वो ई नॉट डिवाइडेड बाई के इसके बराबर होगा। के जो है, ये वर्ड आप पहले भी सुने होंगे, तो के को बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कि के जो होता है वो क्या है, वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। लोगों को बस कंफ्यूज करने के लिए ये होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वही है उस मीडियम का क्या, वही है उस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी। कि कभी आपने पढ़ा था कि किसी मीडियम के पास एक प्रॉपर्टी होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ही रिलेटिव परमिटिविटी है क्या, हाँ, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी एक ही आदमी का दो दो नाम है। रिलेटिव परमिटिविटी जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ते हैं तब बोला जाता है कि इस मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, और जब ये पढ़ रहे हैं तब क्या बोला जाएगा, इस मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है। कहने का मतलब अब क्या सोचना है, अब ये सोचना है कि अगर ये डाई इलेक्ट्रिक है, बाहर में आपने ई नॉट फील्ड अप्लाई करके रखा है, तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर में जो फील्ड मिलेगा ना वो ई नॉट बाई के बराबर मिलेगा। फील्ड का वैल्यू कम हो जाएगा डाई इलेक्ट्रिक के अंदर में। यहीं पे क्या बोला जाता है, ये पूछा भी गया है कि फॉर मेटल्स, मेटल्स के लिए जो होता है वो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू, तो मेटल का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, कि मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। तो मेटल का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, तभी तो E इक्वल टू ई नॉट बाई के, और मेटल के लिए के किसको अप्रोच करता है, माना जाता है कोई चीज इन्फिनिटी के बराबर नहीं हो सकता, तो के इसको अप्रोच करता है। तो मेटल के इनसाइड बोले हैं ना जी, डाई इलेक्ट्रिक मेटल के इनसाइड क्या होता है, फील्ड जीरो होता है। तो देखिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, ऐसा यहाँ पे। अब कैपेसिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये तो कहानी था डाई इलेक्ट्रिक का, यही बात बोले कि अगर पूरे दुनिया में यहाँ पे एयर है, एयर में ई नॉट फील्ड है, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक लाके खड़ा कर दूं, डाई इलेक्ट्रिक के अंदर फील्ड ई नॉट बाई के होगा। तो ये तो पहला बात है डाई इलेक्ट्रिक का ऐसा हुआ। तो अभी तो क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो एक बात लास्ट बस ये समझ लीजिए। हाँ बोलिए, प्रीवियस नहीं हुआ अभी कॉपी, चलिए ठीक है। तो देखो अभी यहीं पे समझा देते हैं, अगला क्लास में शुरू करेंगे कि यहां पे देखो क्या होगा कि अभी तक आपने एयर फील्ड कैपेसिटर पढ़ा था, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला आया था जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला
या तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आया था, कॉपी कर लीजिए पहले, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अगर वहां पे देखिए तो या तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट था, नहीं तो उसका एक और वैल्यू था, उसको आप क्या बोलते थे, तो Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट ऐसे। जब ये एयर था, मान लो अगर एयर के होने से फील्ड इतना है, उसकी जगह अगर डाई इलेक्ट्रिक आ जाएगा तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर में जो फील्ड होगा वो सिग्मा डिवाइडेड बाई, या इसको ऐसे ही बोले कि इसको अगर ई नॉट बोलना पड़ेगा ना अब एयर के लिए, तो इसको ऐसे बोले तो डाई इलेक्ट्रिक के अंदर का जो फील्ड होगा वो किसके बराबर होगा, तो ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, कि भाई अब कैपेसिटर के प्लेट के बीच में एयर नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक आ गया है, तो फील्ड का वैल्यू अलग हो जाएगा। तो फील्ड का वैल्यू अगर अलग होगा तो आप देखोगे कैपेसिटेंस का वैल्यू भी बदलेगा। तो इसको बताया जाएगा कैसे ये आया है के ए बाई एप्सिलॉन नॉट। तो कहने का मतलब मेन बात क्या है कि डाई इलेक्ट्रिक डालने से फील्ड का वैल्यू कैपेसिटर के प्लेट के बीच में भी चेंज करेगा। और डाई इलेक्ट्रिक का मतलब सॉलिड ही नहीं, लिक्विड भी हो सकता है, किरोसिन भी डाई इलेक्ट्रिक है, मे बी वाटर भी डाई इलेक्ट्रिक है, सभी लोग डाई इलेक्ट्रिक है। तो इसके अंदर में ये आ जाएगा तो फील्ड बदल गया, फील्ड बदल गया, उसकी वजह से कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बदल जाएगा। और आप यहां पे देख रहे हो कि डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस को बढ़ रहा है, के टाइम से बढ़ जाएगा। बताइए एयर के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए भाई, एयर का रिलेटिव परमिटिविटी तो याद है ना जी, तो एयर का 1 होना चाहिए। वैसे भी अगर यहाँ पे ई नॉट फील्ड है, यहाँ पे हवा लाके और रख दो तो भी फील्ड ई नॉट ही रहेगा। तो एयर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट 1 होना चाहिए, क्योंकि रिलेटिव परमिटिविटी भी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी भी 1 के बराबर है, तो दोनों तो बराबर ही होते हैं। तो ऐसा, तो अगले क्लास में इसका मेन बात समझेंगे कि डाई इलेक्ट्रिक से कैसे आप कर सकते हैं, क्या इसको कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। चलिए ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू आप सभी लोगों का। चलिए ठीक है। अच्छा एक चीज रह गया, आया नहीं आज अपना गुरु, टेक गुरु